एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर के आई हूँ और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो मैं इस सेट में 30 क्वेश्चन रखी हूँ, बट मैं इस सेट में आप लोगों को 150 राउंड क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगी। तो इसीलिए इस वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहें यदि आप बीएसएससी मेंस को क्रैक करना चाहते हैं तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं हम लोग कि इस प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ के जो समीप स्थित है वह कौन है? तो वह जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वह ग्रेट बैरियर रीफ के समीप ही स्थित है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी घाट में, मान लीजिए यह ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी घाट में ग्रेट बैरियर रीफ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं और इसकी जो कुल लंबाई है कितनी है? 1900 है। 1900 किलोमीटर जो है ग्रेट बैरियर रीफ की क्या है? कुल लंबाई है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो बनी हुई है किसकी बनी हुई है? यह छोटे छोटे प्रवाल के अस्थि पंजरों से मिलकर के यह जो है ग्रेट बैरियर रीफ बनी है। और इसको बनने में छोटे छोटे प्रवाल के जो अस्थि पंजरों से जो बनते हैं इससे बनने में इस ग्रेट बैरियर रीफ को कम से कम करोड़ों वर्ष लग जाती हैं इस बनने में, तब जा कर के इस तरह का ग्रेट बैरियर रीफ बनती हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पे है? इस तरह से हम लोग देख लिए कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी घाट में है और यह ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया को समुद्री तूफानों से, जैसे चक्रवात जो आता है, चक्रवात आदि से ऑस्ट्रेलिया को बचाता है। तो यह भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की हम लोग बात किए हैं तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल भी जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा है और इसकी करेंसी क्या है? डॉलर है। तो क्लियर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो था वह किससे था? तो वह जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से था। किससे था? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हरित क्रांति का जो संबंध है वह किससे है? गेहूं के उत्पादन से है। और 1960 ईस्वी में प्रथम हरित क्रांति भारत में लाई गई थी और जिसके जो संस्थापक कहें तो वो कौन से हैं? स्वामीनाथन इसके संस्थापक हैं। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। अंटार्कटिका में तो है, लेकिन दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री एक ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में भारत का, जो कि अंटार्कटिका में अलग अलग देश जो हैं अपने अनुसंधान केंद्र वहाँ पे वैज्ञानिक केंद्र क्या करते हैं? स्थापित करती हैं। क्योंकि अंटार्कटिका महादेश जो है बहुत ही ठंडा, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। तो इस महाद्वीप में क्या करते हैं? रिसर्च करने के लिए अलग अलग देश जो है अपना वैज्ञानिक अनुसंधान क्या करते हैं? वहाँ पे खोलते हैं। तो इसी तरह से जो है भारत भी अपना अनुसंधान केंद्र जो है वहाँ पे क्या किया है? खोले थे। और इस तरह के जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र वहाँ पे खोले थे
तो इस तरह की पहली बार जो वह खोले थे वह दक्षिण गंगोत्री विज्ञान अनुसंधान केंद्र ही अंटार्कटिका में भारत खोले थे या स्थापित किए थे। तो दक्षिण गंगोत्री जो है यह भारत की पहली वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में। तो यह भी आप लोग जान लें कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो यह जो है अंटार्कटिका में स्थापित भारत की पहली वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है और यह 1983 ईस्वी में स्थापित की गई। यदि हम लोग अंटार्कटिका में भारत की दूसरी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वह कौन है? वह है आपका मैत्री। कौन है? मैत्री है। और 1989 में दूसरे वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वह कौन सा है? वह अमेजन है। कौन सा है? अमेजन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका कि किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा देने की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितना? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है। तो 61वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा जो है आयु वोट देने की जो आयु, यहाँ पे वोट देने की आयु होगा। आपको जो क्वेश्चन में है कि किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा यहाँ पे वोट देने की आयु होगा। वोट देने की आयु, वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 61वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? और 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और यह भी माइंड में रखेंगे कि इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था। तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था। और इस संशोधन में क्या किया गया था? जो वोट देने की जो आयु थी 21 वर्ष उसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो वो कौन सी कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आइए हम लोग इसको जानते हैं। तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग जो ले सकता है वह महान न्यायवादी ले सकता है। कौन ले सकता है? महान न्यायवादी जो है वह ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा। और महान्यायाधीश के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। महान्यायाधीश जो होता है यह देश का विधि अधिकारी होता है। देश का सबसे बड़ा क्या होता है? विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखें। और यह भी माइंड में रखें कि महान्यायाधीश जो है, महान्यायाधीश की जो व्यवस्था की गई संविधान में तो वह कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 76 के तहत जो है महान्यायाधीश की व्यवस्था की गई। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और महान्यायाधीश वो हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। अटॉर्नी जनरल, यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं या महान्यायवादी जो होते हैं इसके कार्यकाल फिक्स नहीं होते हैं, लिमिटेड टाइम नहीं होते हैं कि 5 साल 6 साल या 4 साल। ऐसे कुछ
इसका प्रावधान नहीं किया गया है। महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वह अपने पद पर कब तक बने हुए रह सकते हैं? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने हुए रहते हैं। राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यह बना हुआ रहता है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह क्या है? तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ए में है कि 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, ये तो नहीं होगा, आपका रॉन्ग है। प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ये भी रॉन्ग है। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ये भी रॉन्ग है। समाप्त होने का विषय नहीं है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। तो आपका इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। और हमारे संविधान में जो राज्यसभा शब्द का जो वर्णन है, राज्यसभा शब्द का वर्णन जो है वह आर्टिकल 33(1) में राज्यसभा शब्द का वर्णन है कि राज्यसभा होनी चाहिए। यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं या उसका निर्वाचन होते हैं। उसके जगह उसको सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, उसके जगह दूसरे सदस्यों का निर्वाचन किए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कोई भी विधेयक यदि दोनों सदनों से पारित हो जाती है तो वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही वह अधिनियम बनती है। तो आइए हम लोग इस तरह देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है आपका। तो ए में तो है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ये तो होगा नहीं। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, जब अपना राष्ट्रपति जो है सहमति उसमें दे देता है या हस्ताक्षर कर देता है तो वह जो है विधेयक या बिल वह अधिनियम बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना हुई थी वह 1965 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी। जब 9 अप्रैल 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उसके पश्चात ही जो है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। तो उसी दौरान जो है सीमा सुरक्षा की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। कौन कार्य करता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर भारत के राष्ट्रपति के पद पर वह कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है इसका भी पद खाली हो तो कौन राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद को संभालता है या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर राष्ट्रपति के पद के रूप में यह कार्य करता है। कौन? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं तब करते हैं। तो क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा के जो अध्यक्षता करता है या पदेन सभापति होता है वह जो होता है वह राज्यसभा का क्या होता है? सदस्य नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा?
बी हो जाएगा राज्यसभा। और यहाँ पे हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किए हैं, तो थोड़ा हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ जानकारियाँ थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति जो होता है जब राज्यसभा का अध्यक्षता करते हैं तो वह राज्यसभा के क्या होते हैं? सदस्य नहीं होते हैं। और उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था की गई तो कौन से आर्टिकल के तहत जो है संविधान में इसकी चर्चा की गई है, संविधान में इसको रखा गया है? तो आर्टिकल 63 के तहत जो है उपराष्ट्रपति सबका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है आर्टिकल 63 में। और आर्टिकल 64 में जो है उपराष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया, कौन सा अधिकार? राज्यसभा का सभापति करने का अधिकार जो है आर्टिकल 64 में दिया गया है। और आर्टिकल 65 की बात करें तो आर्टिकल 65 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के खाली होने पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कौन से? आर्टिकल 65 के तहत। तो ये तीनों आर्टिकल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 63 जो है इस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 64 के तहत यह राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेंगे। और आर्टिकल 65 के तहत यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये तीनों आर्टिकल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? तो वह न्यायमूर्ति भगवती का, किसका? न्यायमूर्ति भगवती का जो है मानस पुत्र है चलित न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो किसको संबोधित करता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र? तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसको? राष्ट्रपति को। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान में कितनी भाषाएं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो प्रेजेंट टाइम में जो है भारत संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो वह 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन में उसे नहीं दिया है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 22 भाषाएं हो जाएंगे प्रेजेंट टाइम में। यह पहले के डाटा दिया हुआ है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं जो है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है इसको। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति का क्या कार्य होती है? यह जो है एक परामर्शदात्री समिति होती है। किस तरह की समिति होती है? परामर्शदात्री समिति होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा जो होता है यह एक ऐसा घाटा होता है जिसमें कि सरकार की कुल खर्च क्या होता है? सरकार के कुल खर्च और उधारी को छोड़ करके सरकार की कुल कमाई का क्या होता है? अंतर होता है राजकोषीय घाटा। तो इस तरह के ऑप्शन आपके डी में मिल रहे हैं कि बचत घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष क्रांति जो है यह सभी उत्पादन क्षेत्रों से संबंधित है। किससे संबंधित है? सभी उत्पादन क्षेत्रों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से संबंधित है। तो क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा कब लागू की गई थी, तो जनता सरकार के द्वारा जो है रोलिंग प्लान को लागू किया गया, रोलिंग प्लान को। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वह क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है हमारा वह क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है आपका ऑप्शन ए में क्या है कि निर्धनता का उन्मूलन। ऑप्शन बी में आपका है कि सामाजिक आर्थिक वृद्धि, और ऑप्शन सी में है सामाजिक न्याय के साथ विकास, और ऑप्शन डी में है आपका अल्पसंख्यकों का क्या है, आपके अल्पसंख्यकों का विकास। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? बी, सामाजिक आर्थिक वृद्धि। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही था, सामाजिक आर्थिक वृद्धि। समाज के विकास के साथ साथ जो है समाज में आर्थिक विकास भी होना चाहिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वह 2007 से लेकर के 2012 तक था। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी वह 1956 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। तो इसका क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको हम लोग LIC कहते हैं, इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? मुंबई में है। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो नई मुद्रा यूरो जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है आपका 1996, ऑप्शन बी में है आपका 1997, ऑप्शन सी में आपका 1998, ऑप्शन डी में आपका क्या है 1999। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 1999 में जो है नई मुद्रा यूरो जो है प्रारंभ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, और 1 रुपये से ऊपर जितने भी नोट होते हैं उस पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक क्या कहा गया? यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात जिसको हम लोग CRR कहते हैं में कमी की जाती है तो इसका सहायक सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब CRR में कमी की जाएगी तो क्या होगा? जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं देश के वह RBI से ज़्यादा लोन लेंगे, और ज़्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा? वाणिज्यिक बैंक जो है वह मार्केट में ज़्यादा लोन देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि साख सृजन की क्षमता होगी वह क्या होगी? उसमें वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय विकास फोरम जिसको हम लोग IDF के नाम से पहले जानते थे, अब उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? किसको? IDF। किसको? IDF। इसको हम लोग अब कौन से नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन में देखते हैं कौन से नाम से जानते हैं। भारतीय सहायता क्लब,
भारतीय सहायता बैंक, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय विकास फोरम को हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? भारत सहायता क्लब के। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है वह हैदराबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह कौन सा अंग प्रभावित होता है? वह यकृत होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन है? तो रक्त दाब का जो मापन है वह स्फिग्नोमेनोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि राडार का आविष्कार किसने किया था? तो राडार का जो आविष्कार किया था वह रॉबर्ट वाटसन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्लियर। इस तरह से इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। यदि कहीं अनक्लियर रहे लगे तो आप इस सेट को मल्टीपल टाइम्स देखिए और सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।